Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in the AppSex online support program. I'm your history teacher Sabah Farman. Today we will start our week number 10. We have started our chapter number 5, British Rule and Muslims of the Subcontinent, and today we learn the topic of economic policy of the British. ड्यूरिंग द मुग़ल रूल द सब कॉन्टिनेंट वाज अ रिच स्टेट। मुग़ल रूल के दौरान सब कॉन्टिनेंट जो था वो एक बहुत अमीर मुल्क था, एक रिच स्टेट था। इट्स गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज़ इन रिटर्न फॉर अदर मर्चेंडाइज फ्रॉम देम। इट्स की जो चीज़ें थी, जो गुड्स थी, मतलब हमारे तजारत का जो माल, जो चीज़ें थी वो बहुत दूर दराज इलाकों में जो थी वो जाया करती थी तजारत के लिए। वंस द ब्रिटिश ऑफिशियली बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया, ऑफिशियली जब ब्रिटिश जो थे वो रूलर्स ऑफ इंडिया बने, ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड महदूद हो गई। ट्रेड जो थी वो महदूद होगी कहाँ तक? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स जो थी एंड मार्केट्स ओनली तक। यानी कि जो ट्रेड थी वो बिल्कुल ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स और मार्केट्स तक महदूद होकर रह गई। इकोनॉमिकली इंडिया बिकेम वीक एज द लोकल इंडस्ट्री वॉज कर्ब्ड, so that the British made goods could flood the markets. As a result, craftsmen became jobless and local manufacturers and factories were destroyed. तो इकोनॉमिकली जो इंडिया था वो कमज़ोर मुल्क होना शुरू हो गया और लोकल इंडस्ट्री जो थी वो कर्ब्ड यानी कि तबाह हो गई, ख़त्म हो गई बिल्कुल, और उसको रोक दिया गया तजारत आगे करने से। उसके अलावा ब्रिटिश की जो चीज़ें थी वो एक सैलाब बनकर मार्केट्स में आ गई। इसका ये नतीजा निकला कि क्राफ्ट्समैन जो थी वो बिल्कुल जॉबलेस यानी कि बेरोज़गार हो गए, और लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स होती ना और फैक्ट्रीज़ जो थी वो डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह हो गई। कंसिक्वेंटली फेमिन एंड डिसीज़ स्प्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट। फेमिन कहत और डिसीज़ बीमारी। आप देखें कि जब किसी मुल्क में कहत फैल जाता है तो उसमें बीमारी भी बहुत जल्दी फैल जाती है। तो फेमिन और कहत जो था वो फैल गया सब कॉन्टिनेंट में। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस and the surplus was mismanaged by the British administration, owing to which there were famines in different parts of India. Diseases also became widespread. तो मिसमैनेजमेंट की वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की कहत जो था वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के इलाकों में फैल गया, और डिसीज़ जो थी वो भी पूरे मुल्क में फैल गई। All government contracts for the construction of railways, irrigation system, roads and bridges was given to English private companies so that the money could be sent to England and the local people could not get any benefits. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना मुल्क के, रेलवे की कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन सिस्टम, रोड्स की कंस्ट्रक्शन, ब्रिड्ज की कंस्ट्रक्शन, ये सारी जो थी इंग्लिश प्राइवेट कंपनीज़ को दे दिए गए इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जिसकी वजह से पैसा जो था वो मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गया और लोकल पीपल जो थे उन्हें कोई भी बेनिफिट हासिल नहीं हो सका। प्रीवियस गवर्नमेंट्स previously gemstones, salt and cotton had been the main export of India, but later tea, coffee and jute also started to be cultivated on a mass scale during British Raj. तो पहले जो था वो प्रीवियसली जो था वो किस चीज़ की बहुत ज़्यादा तजारत होती थी? जमस्टोन्स यानी कि जवाहरात की, सॉल्ट नमक की और कॉटन की, ये मेन एक्सपोर्ट था इंडिया का। लेकिन जब ब्रिटिश राज आया तो कॉफ़ी और पटसन की जो तजारत जो थी वो बहुत लार्ज स्केल यानी कि मैस स्केल यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गई। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्नाइजेशन प्लान। मॉडर्नाइजेशन प्लान क्या है? आफ्टर द ब्रिटिश टुक ओवर इन 1858, a communication network was spread all over India under Lord Dalhousie modernization plan. अब लॉर्ड डलहौजी जो है उसने एक मॉडर्नाइजेशन प्लान बनाया, जिसकी वजह से उसने कहा कि पूरे इंडिया में जो है वो नेटवर्क फैलाया जाए कम्युनिकेशन का। द ब्रिटिश वांटेड एफिशिएंट कम्युनिकेशन अक्रॉस इंडिया टू फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर एम्पायर।
वो ज़ाहिर सी बात है ब्रिटिश दूर से आए थे ना, लंदन से आए थे, तो बाहर यूरोप से आए थे, तो वहाँ पर वो कम्युनिकेशन रखना चाहते थे अपना। तो कम्युनिकेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक मॉडर्नाइजेशन प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने फैसिलिटेट करना चाहा ताकि पूरे कम्युनिकेशन के निज़ाम को बेहतरीन बनाया जा सके। टेलीग्राफ लाइंस जो थी वो उन्होंने बिछाई, रेलवे ट्रैक्स बिछाए, लेड अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स ग्रू टू नियरली 25,000 माइल्स। जो लेंथ थी रेलवे ट्रैक्स की वो तकरीबन 25,000 माइल्स थी। ऑल द रॉ मटीरियल एंड रेलवे इक्विपमेंट वर डायरेक्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। तमाम जो रॉ मटीरियल आया और रेलवे इक्विपमेंट आए वो सारे ब्रिटेन से आए। ऑल दिस वॉज डन टू अश्योर favorable and administrative and trading conditions from the British Raj in India. To boost up the agriculture sector, irrigation canals in Punjab and Sindh was constructed. एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बूस्ट अप करने के लिए इरिगेशन कैनाल्स बनाए गए, पंजाब सिंध में कंस्ट्रक्ट किए गए। ये पिक्चर है, ये पिक्चर देखिए, ये सखर ब्रिज की पिक्चर है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। आप देखिए कि कोई भी मुल्क जब चलता है तो उसके कुछ एक्ट्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली अडेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन यूज्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रन देयर कॉलोनी इफेक्टिवली। द devolution of power to natives was introduced soon after they took over subcontinent under the British Crown. Acts of 1861, 1892, 1909, 1919 were introduced time to time, but with little more changes. The Viceroy of India was responsible to implement these acts with the help of Secretary of State. तो हेल्प ऑफ सेक्रेटरी स्टेट की मदद से वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो था उसने ये एक्ट्स जो थे वो सारे इंट्रोड्यूस करवाए। जो सबसे पहला एक्ट था वो 1861 का था, दूसरा 1892 में आया, तीसरा 1909 में आया और चौथा 1919 में आया, जिसमें लिटिल मोर चेंजेस करके कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए एक्ट्स बनाए गए। नेक्स्ट में जो हम पहला एक्ट पढ़ेंगे जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ट्रांसफॉर्म्ड वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू अ कैबिनेट. This cabinet was spread on 6 appointed members. Those were in charge of different departments. Their departments were home, revenue, military, law, finance and public work. अब एक जो है वो कैबिनेट बनाई गई जिसमें 6 जो हैं वो मेंबर्स अपॉइंट किए गए, जिनके पास 6 किस्म के चार्ज थे। पहला चार्ज था वो होम डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, मिलिट्री डिपार्टमेंट का, लॉ डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का उनके पास डिपार्टमेंट था। There is an information prompt. Murray was the summer headquarter of the British government till 1876. आप देखें यूरोप में ठंड होती है ना, तो मरी जो था वो उनको बहुत पसंद था, जिसकी वजह से समर में वो सारा जो था वो हेडक्वार्टर था वो मरी उनका। मरी became a popular tourist station for the British. Murray was first identified as a potential hill station by Major जेम्स एबट इन 1847। मेजर जेम्स एबट ने इसको जो है वो एक हिल स्टेशन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, आइडेंटिफाई करवाया मरी को, जो कि मेजर जेम्स एबट था, उसने 1847 में उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इट वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज अ सेनेटोरियम फॉर ब्रिटिश ट्रूप्स गैरिजन्स ऑन अफगान फ्रंटियर्स। तो वहाँ पर एक सेनेटोरियम भी ब्रिटिश के लिए जो है वो बिल्ड करवाया गया। The next topic is Indian Council Act 1892. As a result of Western curriculum, the local people of subcontinent started voicing their opinions confidently. तो ब्रिटिश में जो उनका एक करिकुलम था ना, जो उनका ये निज़ाम था वो ये था कि सब लोगों को बोलने की इजाज़त थी, जिसकी वजह से लोकल पीपल्स जो थे वो बहुत मतलब वो कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना शुरू की। Due to the awareness of their political rights, the Act of 1892 authorized an increase in the number of non-official elected members in central and provincial legislative council. They were allowed to question the government policies, keeping certain limits. This actually provided a base to the democracy in India. डेमोक्रेसी निज़ाम एक किस्म का कायम हुआ इंडिया में कि हर बंदे को अपना जो है वो क्वेश्चन करने का हक़ था गवर्नमेंट को, अपनी लिमिट्स के अंदर रह के, कि मतलब अगर कोई पॉलिसी है या कोई ऐसा कानून है जो कि सही नहीं है तो लोग जो थे वो उसके बारे में बोल सकते थे। द नेक्स्ट टॉपिक
The next topic is Minto Morale reforms 1909. By 1909, political awareness was increased among the local population due to the establishment of two parties. अब मिंटो मॉर्ले ये देखें, सॉरी अगर हम पिछली पिक्चर में देखें तो ये अर्ल मॉर्ले की पिक्चर है। अर्ल मॉर्ले जिसने 1909 का मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब पॉपुलेशन के लोकल पॉपुलेशन की तरफ से दो पार्टीज़ की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई, जो एक थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो दूसरी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। द कंसर्न एंड ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम्स एंड हिंदूज वाज वॉइस्ड सक्सेसफुली। तो इसका जो बेसिक जो था ना वो मतलब मकसद था इन दोनों पार्टीज़ को बनाने का, वो ये था कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स की आवाज़ जो है वो सक्सेसफुली वो लोग अपनी आवाज़ को आगे पहुंचा सकें और उन्हें कोई किसी किस्म के मज़ाहमत का सामना ना करना पड़े। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज़ नोन एज द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के तौर पर जाना जाता है। अंडर द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909, 60 इंडियन representatives were to be elected to the serve on the Imperial Legislative Council of the Viceroy. 37 of these were official and 23 were non-official members. अब पहली दफ़ा 1909 के एक्ट में जो है वो 63 लोग जो थे वो अपॉइंट किए गए, लोकल पीपल्स जो थे वो अपॉइंट किए गए, जिसमें से जो थे ना 33 जो थे वो 37 जो थे वो ऑफिशियल्स थे, दीज वर ऑफिशियल्स, और जो 23 बाकी जो थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। इट अलाउड इंडियंस इज़ टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस। इसकी वजह से ये हुआ कि कानून साजी में इन मेंबर्स के भर्ती होने की वजह से, इलेक्ट होने की वजह से ये हुआ कि इंडियंस जो थे वो इलेक्शंस में भी हिस्सा ले सकते थे। द डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द मुस्लिम्स वाज एक्सेप्टेड अंडर द 1909 रिफॉर्म्स। This is the map of British India and the princely states in 1900। तो अगर आप देखें कि जो येलो बॉक्सेस हैं वो येलो बॉक्सेस शो कर रहे हैं इंडियन स्टेट्स को, और जो रेड बॉक्सेस हैं वो शो कर रहे हैं इंडियन प्रोविंसेस को। तो येलो बॉक्सेस ये देखें, बलूचिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, राजपतना, उसके अलावा सेंट्रल इंडिया, उसके बाद हैदराबाद, मैसूर, ये सारे इलाके जो थे वो इंडियन स्टेट्स कहलाते थे। और बाकी इंडियन प्रोविंसेस कौन से इलाके कहलाते थे? देखिए, पंजाब, सिंध, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उसके बाद बंगाल है, मदारस है, बॉम्बे है, बिहार है, सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, ये सारे इलाके जो थे वो इंडियन प्रोविंसेस कहलाते थे, और जो येलो बॉक्स है वो सारे इलाके इंडियन स्टेट्स कहलाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास तो मॉन्टेगी चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स है जो कि 1919 का है। तो एडवर्ड मॉन्टेगी रिप्लेस्ड मिस्टर चैम्बरलेन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ही वाज ऑफ द opinion to give locals more authority in government affairs as a acknowledgement of their contribution during World War I। इस एडवर्ड मॉन्टेग जो है इसको मिस्टर चैम्बरलेन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसने जो है वो उसने कहा कि जो लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल लोग हैं, उनको ज़्यादा अथॉरिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट में। दीज पीपल डिसाइडेड बाय Montague as the Secretary of State and Chelmsford as the Viceroy became the Government of India Act in 1919. Due to this act, the Act of 1919 is called Montague-Chelmsford Reforms। तो ये दो लोगों ने मिल के बनाया था ये एक्ट, चेल्मसफोर्ड और मॉन्टेगी, एडवर्ड मॉन्टेगी और चेल्मसफोर्ड, ये दो लोगों ने मिल के बनाया था, जिसकी वजह से एक्ट ऑफ 1919 क्या कहलाता है? मॉन्टेगी-चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। द सिस्टम ऑफ ड्यूअल पावर called Diarchy was introduced in the 1919 Act. It involved the division of the executive of each provincial government into executive councils and the ministerial branch which was chosen by the governor। तो ये जो सिस्टम था डल पावर कॉल, इसको कहा जाता था डायरची, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ 1919 के एक्ट में, जिसमें जो था वो एग्जीक्यूटिव ऑफ ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग शामिल हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स शामिल हुआ करते थे, और मिनिस्ट्रियल ब्रांच के लोग शामिल होकर थे, जो जिसको चूज़ कौन करता था? गवर्नर चूज़ किया करता था।
नेक्स्ट आपका रिटन असाइनमेंट में मैं आपको समझा दूं कि आफ्टर थ्रू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर डू कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स गिवन इन द एक्सरसाइज पेज नंबर 76 इंडिपेंडेंटली इन योर नोटबुक। आपने इस टॉपिक को पढ़ना है, इसको रीड करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो पढ़ना है। इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं एक्सरसाइज में वो आपने खुद इंडिपेंडेंटली अपनी नोटबुक में लिखने हैं, खुद ढूंढ कर। I hope you have understood everything. Any question about this lecture you can ask me. Thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz.